अगर हम बात करें नीट के पेपर की लीक की, The system now is compromised. सीबीएसई का ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है, ये करना सही था या नहीं? इसको टाइम दिया जाना चाहिए था, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि यहाँ पर एक हैकाथन होना चाहिए। आपको लगता है ये एआई की वजह से किया गया है? एज अ सिटीजन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार सीबीएसई पब्लिकली बताए कि उस डेटा का क्या हो रहा है। स्टूडेंट से बात करूँ तो उन्हें कोचिंग ज्यादा बड़ी लगती है स्कूल से। कोचिंग नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली उससे ये तय हो जा रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नो पॉन्जी स्कीम्स रन फॉरएवर। कोचिंग पॉन्जी स्कीम है। इट इज। बहुत चर्चा चल रही है इस बात की कि कंटेंट क्रिएटर्स डॉक्टर्स से ज्यादा बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे 99.9% वो लोग होंगे जिनको जीवन में एक भी ब्रांड डील नहीं मिलेगी। कॉकरोच जनता पार्टी मुझे अभी तक नहीं बताया सीजेपी के किसी डॉक्यूमेंट ने कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और वो करंट गवर्नमेंट से कैसे अलग होने वाली है। आजकल के बच्चों को कौन सी ऐसी चीजें सीखनी चाहिए? एक कोई कौशल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप हाथ से काम कर सकते हो, टूल्स से काम कर सकते हो। दूसरा, एक दिन के लिए अगर आपको हम एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं, there should be free education, there should be common education system, there should be neighborhood school. मैं ऑडियंसेस को बताना चाहूंगी कि मैं आपको आईआईटी में एक पैनल था, मैं आपको मॉडरेट कर रही थी वहाँ पे, और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैंने कहा एक लंबा पॉडकास्ट करते हैं जहाँ पे हमारे सारे सवाल जो है ऑडियंसेस के, आप हमें उनका जवाब दें। थैंक यू एलिना, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और इस बात के लिए भी शुक्रिया कि ये एक ऐसा समय है जिस समय जो मास्टर लोग हैं, जो टीचर लोग हैं, जी। वो लोगों को कॉकरोच नज़र आते हैं, लोगों को वो दो कौड़ी के नज़र आते हैं। ऐसे में यू आर कंसिडरिंग एजुकेशन एज समथिंग इम्पोर्टेंट और टॉकिंग टू टीचर समथिंग इम्पोर्टेंट। थैंक यू। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये सिस्टम में मुझे लगता है टीचर्स ही हैं, बिकॉज़ वो ही सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और मुझे लगता है जो चेंज भी आ रहा है सिस्टम में, वो स्टूडेंट्स और टीचर्स से भी ज़्यादा आ रहा है। वेल ये तो दावा नहीं किया जा सकता कि शिक्षक ही सबसे महत्वपूर्ण है, बट येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम शिक्षा को, एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट माने। और जब आप एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट मानेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट और टीचर उसके इंटीग्रल पार्ट हैं ही। जी, तो आजकल जो सबसे ज़्यादा बात चल रही है, जो चर्चा में है, उसके बारे में शुरुआत करते हैं। जो ये सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है, ये करना सही था या नहीं? देखिए, अगर टेक्निकली आप बात करें तो ऑन स्क्रीन मार्किंग कोई बहुत क्रांतिकारी चीज़ नहीं है, रेवोल्यूशनरी चीज़ नहीं है। बच्चे ने अपनी आंसर शीट लिखी है, आप उस आंसर शीट को स्कैन करते हैं और उसे आप अपने सिस्टम में डाल देते हैं ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो कहीं भी बैठा हो देश में, जी। वो उसे इवैल्यूएट कर सके। तो इन प्रिंसिपल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इस बात में है कि यू आर नॉट रियलाइजिंग द स्केल ऑफ इट। हुँ। सीबीएसई लाखों स्टूडेंट्स को देखता है। ऐसे में एक छोटी-सी गलती अगर एक व्यक्ति की आंसर शीट किसी दूसरे रोल नंबर के साथ, किसी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ जाती है, तो उससे होने वाला जो प्रॉब्लम है वो हैवॉक क्रिएट करेगा। हुँ। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर जिन लोगों को, जिन इंस्टीट्यूशंस को या जिन कंपनीज़ को आप ये काम दे रहे हैं, उनका कैरेक्टर अगर ड्यूबियस है, हुँ। जैसा कि हमें हमें पता बाद चला। बाद में पता लगा कि है, तब फिर आप इसका मतलब शिक्षा को जो महत्व मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं और आप उसे यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। हुँ। एंड तीसरा, यू आर नॉट रियलाइजिंग कि ये छोटे बच्चे हैं, 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, इन लोगों ने अपना हार्ट एंड सोल दिया है इस एग्ज़ाम के लिए और उसमें ज़रा-सी गलती इस उम्र के बच्चों पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। वी हैव रियलाइज्ड दैट मेनी पीपल एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज़ ऑफ इट। हुँ। सो एज़ पेरेंट्स, एज़ टीचर्स वी शुड रियलाइज़ कि इस बात को जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, इसमें जितनी सावधानियाँ बरतनी चाहिए थी, शायद वो नहीं बरती गईं जी। और उसकी कीमत हम लोग चुका रहे हैं। हुँ। ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन जो होते हैं, ये केवल कुछ लोगों को एडमिशन कहाँ मिलेगा, किसको कुछ नंबर कहाँ मिलेंगे, वहाँ तक के उनका उनका महत्व केवल उतना नहीं है। हुँ। पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडीज़, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, ये या एनटीए हो, ये पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडीज़ आर कस्टोडियन ऑफ फेथ इन द सिस्टम। हुँ। लोगों का भरोसा, सीबीएसई ने ये भरोसा पिछले 5-7 दशक में पाया था कि इस देश के तमाम युवा, पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स सब लोग उन पर भरोसा करते थे। आप इस तरह की हरकत करके वो भरोसा तोड़ते हैं हुँ। और भरोसा किसी भी एक
इम्पोर्टेंट, रिजल्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि टीचर्स ये भी कह रहे थे कि आप इस फॉर्मेट को थोड़ा टाइम देते इम्प्लीमेंट करने के यस, लिए, ताकि वो सही तरीके से एज़ अ हो मैटर ऑफ सकता फैक्ट है। वो कमिटी जिसने इसको जी। इवैल्यूएट किया उसने पहले ये कहा था हुँ, कि तमाम रीजनल ऑफिसेस, सीबीएसई के जो 22 अलग-अलग ऑफिसेस हैं, वो सब अपने यहाँ इसको पहले टेस्ट करें। हुँ, ताकि अगर कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ गड़बड़ है तो समझ में आए। मैं चूँकि अरसे से टीचर हूँ जी, और हम इस सिस्टम को पहले से देखते रहे हैं कि जब ये ऑफ़लाइन सिस्टम था, तब भी आप शायद आपको ना पता हो, नॉर्मली जब एक आंसर शीट आती है तो उसमें ऊपर आप अपना रोल नंबर लिखते हैं। जी, उस रोल नंबर वाले पर्ची को हटा दिया जाता है, ओके, ठीक है? इस और उसकी जगह पर एक कोड नंबर जिसे हम फ़िक्टिशियस रोल नंबर कहते हैं वो लिखा जाता था, ताकि जब एग्ज़ामिनर के पास जाए तो उसे ये ना पता हो कि करेक्ट, ये कॉपी किसकी है। ताकि एक सेंस में एनोनिमस तरीके से वो कॉपी चेक हो। ज़ाहिर है कि इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया जाना था। तो आप जब आप रोल नंबर हटा दे रहे हैं, तब आप उसकी जगह पर कोई ऐसा कोड डाल रहे हैं जो उसके साथ जोड़ा जाएगा। हुँ, अगर यहाँ पर ज़रा-सी गलती हुई, किसी का कोड किसी और के पास चला गया, हुँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों पर असर पड़ेगा। आई थिंक इस वजह से इसको टाइम दिया जाना चाहिए था, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए थी। हुँ, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि यहाँ पर एक हैकाथन होना चाहिए था। अच्छा, यानी लोगों को, पब्लिक से ये कहा जाता है कि हम इसे कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर आप इसे क्रैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए। हुँ, क्योंकि जब पब्लिक उसे हैक करने की कोशिश करती है और उसमें कुछ मिस्टेक निकलती तो उसे करेक्ट किया जा सकता था। हुँ, यहाँ आप देख रहे हैं एक 12वीं क्लास का बच्चा, 16, 17, 18 साल का बच्चा उसे हैक कर ले रहा है। हुँ, आपने एक सिस्टम ऐसा बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली हाई सिक्योरिटी विल कम विद हाई कॉस्ट। आप वो कॉस्ट देना नहीं चाहते। इस वजह से यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग द एंटायर इंटेग्रिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। उसको अगर टाइम देते तो इम्प्लीमेंट बेटर होता। ऑब्वियसली स्लो हुँ, स्लो कर लेते। हुँ, एक सेक्टर में कर लेते, अर्बन जगहों पे कर लेते, लोकल जो रूरल जगह थी वहाँ पे नहीं करते, हुँ, या एक हाइब्रिड सिस्टम कर लेते हुँ, कि ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा और बाद में क्रॉस चेक हो जी। जाएगा। आपको लगता है ये एआई की वजह से किया गया है, ताकि उनको सब कुछ डेटाबेस मिल जाए? मैंने ये बात अपने वीडियो में कही जी। है। मैं ये नहीं दावा नहीं कर सकता कि वास्तव में ऐसा हुआ है, हुँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, एज अ सिटीजन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 20-22 लाख लोगों की कॉपीज आपने स्कैन की हैं, हुँ, उस डेटा का आप क्या करने वाले हैं? क्या उस डेटा को आप खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे? आई एम हैप्पी विद दैट। हुँ, लेकिन या आप उस डेटा को भविष्य में एआई को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं? हुँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 2 साल इस डेटा को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद तीसरे साल से आप उम्मीद करेंगे कि एआई ही इवैल्यूएट करने लगे, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा डेटाबेस होगा? आई एम वरिड अबाउट इट। तो इसलिए मैं एज अ सिटीजन ये चाहता हूँ कि सरकार, सीबीएसई पब्लिकली बताए कि उस डेटा का क्या हो रहा है। हुँ, वो इंश्योर करे कि वो प्राइवेट हाथों में नहीं जा रहा है, हुँ, और अगर वो सरकार के पास रहने वाला है तो उसका इस्तेमाल एआई प्री-ट्रेन करने के लिए नहीं किए जाने वाला है। हुँ। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सिचुएशन 3 इयर्स डाउन द लाइन जहाँ पर ये कहा जाए कि एग्ज़ामिनर हटा दिए जाएँगे और एआई ही इवैल्यूएट करेगा, बिकॉज़ वी हैव गॉट अ लार्ज डेटाबेस ऑलरेडी प्री-ट्रेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। हुँ। आपको लगता है एआई अगर करेगा तो ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी एज़ पर अगर एक ह्यूमन कर रहा है तो? एज़ अ टीचर आई नो कि एआई के हाथ में जब आप डिसीज़न मेकिंग देते हैं, इवैल्यूएशन की डिसीज़न मेकिंग देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग की बजाय हुँ, पॉइंटर्स को याद कर लेने वाले, पॉइंटर्स के हिसाब से लिखने वाले लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। आप मैं हर साल कॉपी चेक करता हूँ और कई बार वो कॉपी चेक करना सर दर्द होता है, ऑनेस्टली जी। स्पीकिंग, क्योंकि बहुत घटिया लिखा होता है। हुँ, लेकिन कभी-कभी कोई एक कॉपी आती है एंड यू आर अमेज़्ड विद इट। हुँ, यू रियलाइज़ कि शायद इस बच्चे के पास एक अलग क्रिएटिविटी थी। हुँ, अगर आप कुछ पॉइंटर्स के बेसिस पर इवैल्यूएट करने वाली मशीनें पैदा कर रहे हैं, हुँ, तो ऐसे बच्चे जिनके पास ये बहुत क्रिएटिविटी दिखाई दे रही होगी, दे विल बी एट डिसएडवांटेज। हुँ, सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एआई इवैल्यूएटिंग हुँ, ह्यूमन वर्क। हुँ, इवन अदरवाइज दुनिया में मनुष्य के काम का सुपरविजन हुँ, मशीनों को नहीं दिया जाना चाहिए। चाहे वो जजमेंट देना हो, जैसे कि जुडिशरी में आप कहते हैं एआई इस्तेमाल कर लेना, या कानून के मामले में अगर को आप किसको चालान देंगे, किसको नहीं चालान देंगे, या सिक्योरिटी के मामले में आप किसे सस्पेक्ट मानेंगे, किसे नहीं मानेंगे। आई डोंट बिलीव कि ये काम एआई को दिया जाना चाहिए। आपको लगता है कि हमारा सिस्टम इतना ट्रेन्ड है कि ये इतना सारा इवैल्यूएशन हम लोग हैंडल कर सकते हैं? मैनुअली
जी। यस, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर 70 इयर्स। क्या प्रॉब्लम है उसमें? हर बच्चा पूरा यूपीएससी को देख लीजिए, सीबीएसई को देख लीजिए, आईसीएसई को देख लीजिए, इन बोर्ड्स में स्टेट बोर्ड्स को देख लीजिए, हुँ, कॉपी रेगुलरली चेक होती है हुँ, एंड टीचर्स पुट देयर हार्ट एंड सोल इन इट। जी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम नहीं कर सकते। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कॉन्शियसली मूव करना चाहिए। अब अगर हम बात करें नीट के पेपर की लीक की। नीट और दूसरे पब्लिक एग्जामिनेशंस जो एक के बाद एक लीक हो रहे हैं। हुँ, आप सोचिए ना, 10 साल में फिगर दी गई 89 पब्लिक एग्जामिनेशन गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, हुँ, जिनमें 40 से ज्यादा एग्जामिनेशन को दोबारा करना पड़ा। इसका मतलब ये कोई ऑड किस्म का ह्यूमन एरर नहीं है। आई एम हुँ, सेइंग दैट द सिस्टम नाउ इज कॉम्प्रोमाइज्ड। हुँ, अब बाकायदा ऐसे ऐसे ऑल्टरनेटिव ड्यूबियस सिस्टम खड़े हो गए हैं जिनका काम है पेपर लीक कराना। जो पहले लूपहोल ढूंढेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ से पेपर लीक हो सकता है, फिर वो सॉल्वर्स की एक पूरी की पूरी कम्युनिटी बैठाएंगे जो उस प्रॉपर पेपर को सॉल्व करेगी, फिर सेलर होंगे जो उसे बेचेंगे। देर इज अ ऑल्टरनेटिव सिस्टम इमर्जिंग एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड द सिस्टमिक सॉल्यूशन टू इट। हुँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक व्यक्ति को लेके बर्खास्त कर दिया, दूसरे व्यक्ति को निलंबित कर दिया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी। ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक आप इसके सिस्टमिक सॉल्यूशंस नहीं खोजेंगे। देयर कैन बी सेवरल सिस्टमिक सॉल्यूशंस पॉसिबल। पहली बात तो इस सवाल को हर किसी को पूछना ही चाहिए ना, हुँ, कि कोई ये पब्लिक एग्जामिनेशन लार्जर देन लाइफ क्यों बन जाते हैं? सोचिए ना इस सवाल को, कि एक नीट का एग्जाम, एक जेई का सवाल, एक यूपीएससी का सवाल, उनका जो पेपर है वो लार्जर देन लाइफ कैसे हो गया कि उसके लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं, लाखों रुपया खर्च करने को तैयार हैं, क्रिमिनल्स उसमें शामिल हो रहे हैं। नो एग्जामिनेशन इन द कंट्री शुड बी लार्जर देन लाइफ, हुँ, राइट? वी नीड टू वर्क ऑन दैट। दूसरा, ये जो ऑब्सेशन विद द सेंट्रलाइज्ड वन नेशन वन थिंग, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एग्जामिनेशन, वी आर अ वेरी डाइवर्स कंट्री। हुँ, 140 करोड़ लोगों के देश में एक ही परीक्षा करने का ये जो आपकी जिद है, इसे छोड़िए। लेट इट बी डिसेंट्रलाइज्ड। देर आर मेनी वेज ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द डिसेंट्रलाइज सिस्टम। उसका इस्तेमाल कीजिए, वरना कहीं दुनिया में, कहीं भी, देश भर में कहीं भी वो पेपर लीक होगा, आजकल के कम्युनिकेशन में वो पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा। हुँ, मणिपुर में पेपर लीक होगा और गुजरात में उसको सॉल्व किया जा रहा होगा, क्योंकि इमीडिएटली पहुंच रहा है ना इस नए कम्युनिकेशन में। पहली वाली बात तो है नहीं कि पेपर लीक हुआ, 4 फोटोकॉपी हुई, 4 लोगों के पास पहुंची। अब तो जरा सा पेपर लीक हुआ तो पूरे देश के पास पहुंचा। हुँ, और आप फिर भी आप जिद में अड़े हुए हैं कि नहीं, हम तो इसी सिस्टम से, वन नेशन वन एग्जाम वाले मेथड से करेंगे। हुँ, हर यूनिवर्सिटी अपने यहाँ एडमिशन लेती थी, अच्छी क्वालिटी का एडमिशन होता था। आप जिद में आ गए कि पूरे देश में एक सीयूईटी करेंगे। अब इस सीयूईटी का ऑब्वियसली जो उसमें जो स्टेक है वो इतना हाई हो गया कि अब कोचिंग सेंटर्स और ड्यूबियस जो एलिमेंट्स होंगे वो चाहेंगे कि पेपर लीक हो जाए। तो माय सजेशन इज कि सिस्टम शुड रीथिंक कि ये जो उसने जिद पाल रखी हुँ। है वो जिद स्टूडेंट्स के फेवर में है भी कि नहीं। आपको लगता है अलग-अलग टाइप के एग्ज़ाम्स होने चाहिए, It's a अलग diverse टॉपिक्स? country. We can have diversity. What's the problem? हुँ, And there are statistical methods of comparing. मान लीजिए एक एग्जाम ए में हुआ, दूसरा एग्जाम कहीं सी या डी में हुआ, उन दोनों को कंपैरेबल बनाने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल कर लीजिए। हुँ, पूरी दुनिया में एग्जामिनेशन ऑन डिमांड होता है, हमारे ही देश में कई हुँ, एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल नेट का एग्जामिनेशन हर 6 महीने में होता है। हुँ, हर बार पेपर अलग होता है, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है। उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि 2 साल पहले जिसने नेट किया था, वो आज वाले नेट से कुछ कम या ज़्यादा है, नहीं। हुँ, सो यू कैन हैव मल्टीपल एग्ज़ामिनेशन, यू कैन हैव डाइवर्सिटी इन द एग्ज़ामिनेशन। व्हाई दिस ऑब्सेशन ऑफ शोइंग द एंटायर वर्ल्ड कि हमने एक साथ 25 लाख लोगों का एग्ज़ाम लिया, हुँ, जब वो हर साल वो एग्ज़ाम लीक ही होना है। उससे बेइज़्ज़ती पूरी दुनिया में होनी है कि आप एक परीक्षा तक नहीं करा सकते, अब आप विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं। सो दैट हुँ, इज़ द प्रॉब्लम। हुँ। इस हालात में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो अपना सर पीटना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे देश, ऐसे एक समाज में है जिस समाज में उनकी कोई कद्र नहीं है, उनके सपनों की कोई इज्जत नहीं है। वे अपनी
ताकत लगाते हैं, अपनी दिन-रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद उन्हें समझाया जाता है कि नहीं, बच्चे हम शर्मिंदा हैं कि हम तुम्हारे लिए एक सिर्फ़ परीक्षा तक नहीं आयोजित कर पाए। कई बच्चों के लिए ये शौक बहुत बड़ा होता है। कई बार वो आप जानते हैं कि सेल्फ हार्म तक की स्थिति में पहुँचते हैं। इट्स नॉट ईज़ी, ये ऐसा नहीं है कि आपने नीट नहीं हो पाया था, चलिए दोबारा नीट ले लेते हैं। हुँ, दोबारा लिया गया नीट, पहले लिए गए नीट से डिफरेंट, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जिस बच्चे ने मान लीजिए उस समय कहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हुँ। इस बार का प्रेशर ही उसको बर्बाद कर देगा। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, एज़ अ टीचर मैं इन तमाम विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई परीक्षा आपके जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कोई परीक्षा, कोई सपना ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसे उतना ही महत्व दीजिए जितना वो डिज़र्व करता है, उससे ज़्यादा मत कीजिए। चाहे वो आपके माता-पिता प्रेशर डाल रहे हों, हुँ। चाहे रिश्तेदार प्रेशर डाल रहे हों, चाहे व्यवस्था प्रेशर डाल रही हो। इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ामिनेशन। हो जाए अच्छी बात है, मेहनत कीजिए, पूरी तैयारी से दीजिए। नहीं हो जाए कोई बात नहीं, कुछ और कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी, क्योंकि हम इतने सारे सुसाइड केसेस के बारे में सुन रहे हैं एंड इट इज़ सो सैड। तो सवाल यही आता है कि गलती इसमें किसकी है? स्टूडेंट्स की है, पेरेंट्स की है या हमारे सिस्टम की है? देखिए, मैं इसको दूसरी तरह से पूछता हूँ। जी, जब वो बच्चे छोटे-छोटे थे, जब वो स्कूल में जाना शुरू कर रहे थे, हर 15 अगस्त, 26 जनवरी आपने उनके हाथ में लड्डू दिए और कहा कि आपका देश महान है। जी, ठीक है ना? आपको देश पे गर्व करना चाहिए और ऐसा आपने उसको उनके साथ 15 साल, 18 साल तक किया जी, और इस ट्रेनिंग के बाद जब वो देश पे गर्व करने लगे, ट्रेनिंग के बाद ऑब्वियसली, जी, अदरवाइज़ कि आप किसी देश में पैदा हुए ये तो कोइंसिडेंट है ना। आप यहाँ पैदा हो गए, नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हो जाते। तब वहाँ पे बताते कि पाकिस्तान सबसे अच्छा है। अब वो अपने देश पे गर्व कर रहा है, उसके बाद आप उस देश में लगातार शर्मिंदगी के हुँ, कारण दे रहे हैं। एक के बाद एक शर्मिंदगी के कारण दे रहे हैं। आपसे परीक्षाएँ ठीक से नहीं हो रही हैं, आपसे व्यवस्था नहीं सँभल रही है, आपसे रोज़गार नहीं सँभल रहा है, आपसे स्वास्थ्य नहीं सँभल रहा है, कुछ नहीं सँभल रहा है। उसके बाद भी आप लगातार उनसे ये कहते रहते हैं कि नहीं, आप देश पे गर्व करते रहो। माय क्वेश्चन इज़ कि हम उन्हें स्वाभाविक तौर पर गर्व करने वाला देश और समाज क्यों नहीं दे सकते? एक ऐसा साधारण देश और जिसको ये दावा करने की ज़रूरत नहीं है कि वो दुनिया में सबसे अच्छा है। हुँ, वो रीज़नेबली अच्छा है। लेकिन वो अपने बच्चों का, यंगस्टर्स का ध्यान रखने को प्रायोरिटी देता है। ज़रा बजट देखिए ना, हुँ, शिक्षा पर हम कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आप जो डाटा फज़ किया जाता है उसे भूल जाइए। सच्चाई ये है कि हम 4% 4% ऑफ द जीडीपी खर्च करने को तैयार नहीं है। जबकि लगातार एक के बाद एक कमीशन ने कहा कि वी शुड बी स्पेंडिंग 10% हुँ, ऑफ आवर नेशनल बजट एंड इट शुड बी एटलीस्ट 6% ऑफ द जीडीपी। हम नहीं खर्च कर रहे हैं। हुँ। इसका मतलब क्या है कि हमारी प्रायोरिटी में शिक्षा नहीं है। फॉर हेवन्स सेक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको प्रायोरिटी में रखना ही चाहिए। ये आप एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट्स और हायर लेवल अथॉरिटीज़ जो कर सकते हैं। एक स्टूडेंट के हिसाब से उन उन बच्चों का अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? अनफॉर्चुनेटली हम उनको बहुत विकल्प नहीं दे सकते। जी, अगर आप उन्हें औपचारिक शिक्षा में, फॉर्मल एजुकेशन में रखना चाहते हैं तो उन्हें ए बोर्ड या बी बोर्ड या सी बोर्ड से परीक्षा देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना? सीबीएसई बर्बाद हो जाएगा तो आप स्टेट बोर्ड्स पे चले जाएँगे, आईसीएसई पे चले जाएँगे, उन सब से आपका मन उठ जाएगा तो आप आईबी पे चले जाएँगे या दूसरी जगहों पे चले जाएँगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको किसी न किसी सिस्टम पे आना ही पड़ेगा। द ओनली थिंग आई कैन से इज़ कि पहली बात, जैसा मैंने कहा कि परीक्षाओं को जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण मत मानिए। दूसरी बात, यही चीज़ कौन से सपने आप लेंगे, उस पर भी लागू होता है। हमने अपने बच्चों को कुल जमा 4 तो सपने दिए हैं, ठीक है ना? आप नीट क्लियर कर लीजिए, डॉक्टर बन जाएँगे, जेईई क्लियर कर लीजिए, इंजीनियर बन जाएँगे, यूपीएससी क्लियर कर लीजिए, आईएएस बन जाएँगे। मैं बार-बार ये बात कहता रहा हूँ, 140 करोड़ लोगों के देश में अलीना, कितने सपने होने चाहिए? हुँ, करोड़ों होने चाहिए। एक-एक व्यक्ति के पास 10-10 सपने होने चाहिए। उसे लगना चाहिए कि उसके सपने पूरा करने के लिए ज़िंदगी पर्याप्त नहीं है। हुँ, वो ये सपना नहीं हो रहा तो दूसरा करे, दूसरा हो नहीं हो रहा तो तीसरे सपने को पूरा करे। बट वी एज़ अ पॉपुलेशन, वी एज़ सोसाइटी आर नॉट गिविंग डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स। हुँ। सपनों की जो विविधता देनी चाहिए अपनी नई पीढ़ी को, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों से मैं सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि अपने सपनों को खुद ओन कीजिए। पिताजी का दिया हुआ सपना
पड़ोसियों का दिया हुआ सपना, इवन टीचर्स का दिया हुआ सपना आपका सपना नहीं है। अगर आप इन्हीं 4 सपनों के भरोसे कि आप या तो इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या आईएएस बनेंगे, इन्हीं 4 सपनों के भरोसे अगर आप पूरी ज़िंदगी चलाना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेंगे, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। लेकिन वो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ से जब हमारे पास कुछ नहीं है तो इन 4 तरीकों से हम शायद सक्सेसफुल बन सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा चांस है। मैं आपको मेरी मेरी कहानी बताती हूँ, हमें कभी ये नहीं कहा गया था कि आप यही करिए, आपको जो करना है आप करिए। लेकिन वो एक थोड़ा प्रिविलेज से भी आता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या आप देख सकते हैं दुनिया में क्या है और आप अपने ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इतने सारे ऐसे स्टूडेंट्स से बात करती हूँ, वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी गरीबी इसी से एंड होगी जब हमें ये ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से हम सक्सेसफुल Thank you, बनेंगे। Elena, for mentioning this part of privilege thing. It is absolutely true कि आपके पास सपनों की विविधता जो आती है, उसका एक आधार आपके प्रिविलेजेस भी होते हैं। जी, अगर आप डेप्रिवेशन से आ रहे हैं, तो आपके पास सोशल मोबिलिटी के लिमिटेड अवसर होते हैं। जी, ये दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? एक बेसिक सी बात है कि एजुकेशन एक मैरिड गुड है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने इतने पैसे लगाए और उसके बदले में इतने पैसे आएंगे। तो क्या सब लोगों को रीजनेबल क्वालिटी की, मैं तो अभी इक्वल क्वालिटी कह भी नहीं रहा हूं, क्या सबको रीजनेबल क्वालिटी की एजुकेशन मिले, हुँ, ये जिम्मेदारी समाज को नहीं लेनी चाहिए? हुँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लेनी चाहिए। आर्टिकल 21 कहता है कि सब लोगों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना इस आइन का, इस संविधान का की जिम्मेदारी है, इस देश की जिम्मेदारी है। उसके बावजूद ऐसा क्यों है कि सोशल मोबिलिटी के पर्याप्त अवसर जो कि एजुकेशन से आते हैं, सब लोगों के पास, मैं तो बराबर भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि सबके पास रीजनेबली अवेलेबल होने चाहिए, नहीं है। हुँ, एक के बाद एक स्कूल बंद किए जा रहे हैं। पब्लिक स्कूल, जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन वाले स्कूल है, सरकारी स्कूल जिन्हें कहते हैं, वो बंद किए जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में केवल एक टीचर है। जी, अधिकांश बहुत सारे स्कूलों में लड़कियों के पास जाने के लिए शौचालय नहीं है। हुँ, एंड वी फेल एज अ नेशन अगर हम उनको ये बेसिक जिम्मेदारियां नहीं दे सकते हैं। आपकी ये बात भी सही है कि बच्चों के पास तो जो उपलब्ध चीजें हैं वो उन्हीं में से लेंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि हम सभी को इंजीनियर बनाना चाहते हैं? क्या देश को वाकई इतने इंजीनियर चाहिए? और जो इंजीनियर बनने के लिए सब लोग बीटेक करने पहुंचते हैं, उन टॉप 10 20 50 इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो निकल दूसरे इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं, वो क्या क्वालिटी इंजीनियर्स होते भी हैं? हुँ, यू एंड मी मेट इन दिस आईआईटी मुंबई, इफ यू रिमेंबर। वहाँ पे ज़रा पता करने की कोशिश करिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे क्या कर रहे हैं। वो तो आईआईटी के बच्चे हैं। हुँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? हुँ, यू विल रियलाइज़ कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो आईटी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है केवल आईटी में नौकरी मिलेगी। जी। तो इसका मतलब इंजीनियरिंग भी आपके सपने पूरा नहीं कर रहा है। ये बहुत निराश करने वाली स्थिति है। जी, मैंने ये देखा है कि अगर आप एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं और आप पास कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये डू एंड डाई है, अभी हम हो गए सक्सेसफुल अगर हमने एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आगे जो आपका सक्सेस है, वो इस बेसिस पे थोड़ी है कि आपने वो टॉप किया। क्योंकि मैं तो लंबा देख रही हूँ, जैसे 50 साल का अगर हम लोगों का सक्सेस रेट देखें, तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छा किया मतलब आप लाइफ़ में अच्छा करेंगे। ये बात तो मैं कब से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूपीएससी क्रैक कर लिया, ज़िंदगी सॉर्टेड है। हुँ। मैं कहता हूँ एक बार जाके 10 साल जो आईएएस रह गया है उससे पूछ तो लो कि ज़िंदगी सॉर्टेड है कि नहीं है। हुँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ, ये बात मैंने पहले भी दोहराई है, उससे हो सकता है रिपीटेशन लगे, कि मैं हर साल मॉक इंटरव्यूज़ लेता हूँ और जी। ये ऐसा मैं 20-22 सालों से कर रहा हूँ। हर साल मैं 10-12 उन लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ जो कि सिलेक्टेड आईपीएस ऑफ़िसर हैं। हुँ, वो आईपीएस सिलेक्टेड हैं, उसके बावजूद वो क्यों एग्ज़ाम देने आ रहे हैं? क्यों? क्यों? इसलिए कि उनको लगता है कि आईएएस बनना सफल होना है, आईपीएस होना सफल होना नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, कि आईपीएस होने के बाद भी उनको लगता है कि परीक्षा देनी चाहिए और आईएएस बन जाना चाहिए। मैंने तो एक बार इनफैक्ट एक आईएएस का भी इंटरव्यू लिया। वो उन्हें क्या आईएएस करना था? था, आईएएस से नौकरी से रिज़ाइन किया, दोबारा से परीक्षा दी आईएएस ही बनने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे ऐसे राज्य में आईएएस बनाया गया था जिस राज्य में उसे लगता था कि आईएएस बनना सफल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हमारे इससे बॉन्ड फ़र्क नहीं पड़ रहा खत्म कि है। आपने कौन-सी परीक्षा क्रैक कर ली, कहाँ पहुँच गए। आप अगर आपने तय कर रखा है कि आप दुखी रहेंगे, अगर आपने तय कर रखा है कि आपको हमेशा अपने से बेहतर कुछ चीज़ ही आगे की तरफ दिखाई देगी, तब आप जीवन भर दुखी रहने वाले हैं। और ऐसा हमने इंजीनियरिंग के साथ देखा, हुँ, ऐसा हम लोग मेडिकल के साथ देखते हैं,
ऐसा हम लोग सिविल सर्विसेज के साथ देखते हैं, ऐसा हम स्टार्टअप्स के साथ देखते हैं। ये भी एक नया गान आजकल गाया जाना शुरू हुआ है ना, एकदम यूनिकॉर्न हो जाइए, यूनिकॉर्न हो जाइए। उसमें भी आपको 99% हुँ, लोग ऐसे ही दिखेंगे जो लगातार इस हताश निराशा में हुँ। कि यहाँ से एग्ज़िट मिले तो कुछ और करेंगे। वो तो ह्यूमन वांट है ना कि आप जितना See, चाहो। there's absolutely nothing wrong in wanting more. हुँ, बट माय कंसर्न हुँ, इज कि क्या वाकई किसी एक मुकाम को, हुँ, किसी एक परीक्षा को जिंदगी सॉर्टेड होना माना जा सकता है? हुँ, सच्चाई है कि ऐसा नहीं है। हुँ, जिंदगी का आनंद जो है वो इस प्रोसेस में है, जर्नी में है। हुँ, कोई एक मुकाम जो है, कोई हुँ, एक टेंजिबल लक्ष्य जो है, वो हुँ, आपकी जिंदगी को सॉर्टेड नहीं करता है जब तक हुँ। कि आप पूरी जर्नी का आनंद ना ले रहे हैं। अब इसी बात पे मुझे ये आपसे पूछना है कि जब हम जी लेते हैं काफ़ी, अभी सपोज़ मैं 31 इयर्स की हूँ, अभी मैंने लाइफ़ में इतना सब कुछ देख लिया है, इसीलिए वो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने इतना लाइफ़ देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसीलिए वो इतने बड़े स्टेप्स उठा लेते हैं। आई वांट टू आस्क यू, हाउ शुड दे बी मोर मेंटली स्ट्रॉन्ग? सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चों को दोष नहीं दिया जा सकता कि वो किस बात पर सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सवाल ये है कि हम उन्हें क्या फीड कर रहे हैं। पहले दिन से जब आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों को हराने को उसकी उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाना शुरू करते हैं कि उसके हाथ पे एक स्टार बना दिया, यू आर अ गुड स्टूडेंट, आपको गुड दे दिया, आपको ए ग्रेड दे दिया, और फिर उसके उन्हीं ग्रेड्स और उन्हीं एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में उससे कहा गया कि ज़िंदगी का पूरा मर्म इसी में है, तब वो उस प्रोसेस को कभी एंजॉय नहीं करेगा जिस प्रोसेस को एंजॉय करना उसे सिखाना चाहिए। ही और शी शुड लर्न द जॉय ऑफ लर्निंग। हुँ, हम जॉय ऑफ लर्निंग की बजाय जॉय ऑफ अचीविंग केवल सिखाते हैं कि भाई आपकी जिंदगी तभी सफल है जब आप क्लास में फर्स्ट आए। आह, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। इसलिए बच्चों को वास्तव में हर प्रोसेस का आनंद लेना सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बच्चे एक केवल इन्वेस्टमेंट की तरह देखे जाने बंद करने चाहिए। जब हम सोसाइटी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से उन्हें एक निवेश की तरह, एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, तब हम उन बच्चों से ज़िंदगी जीने का आनंद छीन रहे होते हैं। हुँ। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों के साथ? सबसे बड़ी गलती यही है कि बच्चों को हम मुकम्मल इंसान मानने की जगह पर अपने सपनों को, पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने वाली कोई मशीन मानकर चलते हैं। हुँ, हम उसे अपनी ज़िंदगी का इन्वेस्टमेंट मानकर चलते हैं, जिसका कोई आरओआई मिलना चाहिए, जिसका कोई इन रिटर्न मिलना चाहिए, एंड दैट इज़ सो इनह्यूमन। आप उसे इंसान नहीं मान रहे। अपने ही बच्चों को, जो आप ही के हाड़ माँस से बने हुए बच्चे हैं, आप उन्हें मुकम्मल इंसान मानने की जगह पर आप उन्हें अपने द्वारा की गई कोई निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जिस पे कि आपको कभी रिटर्न मिलना चाहिए, और इसलिए अगर वो बच्चे आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गया। हुँ, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। हुँ, और ये मिस्टेक फिर अलग-अलग फ़ॉर्म्स में दिखती है। ये मिस्टेक मिस्टेक मेटासन प्रेफ़रेंस में दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि आपको लड़का चाहिए होता है, हुँ, लड़की की जगह पर। हुँ, ये डिस्क्रिमिनेशन में दिखाई देती है। यही मिस्टेक आपको उसके सपने रोकने में दिखाई देती है। यही मिस्टेक आपको उसे अपने घर से ना निकलने देने में दिखाई देती है। यही मिस्टेक आपको उसको विदेश जाने या दूसरी जगहों पे जाने से रोकने में दिखाई देती है। मतलब वे तमाम चीज़ें जो उस बच्चे को करने देनी चाहिए, आप उसे वो नहीं करने देते हैं, जी। और ये अंततः आपकी असुरक्षाओं से पैदा हुई चीज़ होती है, आपकी इनसिक्योरिटी से पैदा हुई चीज़ होती है। इससे मुझे वो बात याद आ रही है, जब हम आईआईटी में सेशन कर रहे थे, तो उसके अंत में एक पेरेंट आए थे और वो पूछ रही थी कि मेरी बेटी को क्या करना चाहिए, हाँ, कौन सा कोर्स स्ट्रीम लेनी लेना चाहिए। चाहिए। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे ऐसा लगता था कि आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं, आपकी बच्ची को डिसाइड करना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में पेरेंट्स को गाइड भी करना चाहिए। अब सवाल ये है पेरेंट्स के लिए कि कहाँ तक बच्चों को गाइड करें कि तुम्हें ये करना चाहिए, और कहाँ तक उनको छूट देनी चाहिए कि तुम डिसाइड करो क्या होना दिस चाहिए? इज़ ये देखिए, इसका ना कोई वन साइज़ फिट ऑल नहीं हो सकता है। हुँ, अलग-अलग सोशल सिचुएशंस होंगी, अलग-अलग आर्थिक सामाजिक स्थितियाँ होंगी, और पेरेंट्स की भी अलग-अलग कैपेबिलिटीज़ होंगी, ठीक है ना? मेरे पास ऐसे पेरेंट्स लगभग महीने में 10 से 20 ईमेल होती हैं, जो ये कहती हैं कि मेरा बच्चा अभी 8वीं क्लास में है, 7वीं क्लास में है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो आईएएस बने। बताइए मैं उसे 7वीं 8वीं में क्या कराऊँ? अब इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है ना, कि 7वीं 8वीं के बच्चे पर ये दबाव है प्रेशर। कि उसे आईएएस बनना है, चाहे वो
एक्सप्रेस्ड हो या ना एक्सप्रेस्ड हो। तो माय एडवाइस हियर इज कि आप डायनामिक सेंस में से तय करने की कोशिश कीजिए कि आप बच्चों को केवल उस जगह पर हैंड होल्डिंग करेंगे जिस जगह पर आपको पता है कि उसे जेन्युइनली हैंड होल्डिंग की जरूरत है। और आप बार-बार इस सवाल को अपने आप से पूछेंगे कि आप जो चाह रहे हैं कि बच्चा करे, उसके पीछे आपका स्वार्थ है, आपकी चाह है या उस बच्चे की ये जेन्युइन ज़रूरत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस हुँ, बात को समझना। और यकीन कीजिए कि अगर आपने ठान लिया है बुरी तरह से कि आप उसे एक ही दिशा में लेके जाएँगे, हो सकता है वहाँ पहुँच के भी वो सारी ज़िंदगी दुखी रहे। हुँ, और उस समय आपके पास ये कहने का विकल्प नहीं होगा कि मेरी गलती नहीं। हुँ। मैंने ऐसे बहुत सारे टॉप एथलीट्स के डॉक्यूमेंट्रीज़ में ये देखा है कि टॉप पे हैं वो और हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उन्होंने हाई अचीविंग परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उनको ये तो पता बाद में पता चला कि उन्हें ये करना ही नहीं था। उनके पेरेंट्स की वजह से वो वहाँ तक पहुँचे। मतलब हालाँकि चलिए वो तो कम से कम हाई परफ़ॉर्मर्स हैं। मैं तो हमेशा उन लोगों की तरफ से कहता हूँ और चूँकि मैं यूपीएससी की दुनिया के बहुत क्लोज़ रहता हूँ कि बहुत सारे देखिए ये सारी की सारी चीज़ें लॉटरी की तरह चलती हैं। आप अगर लॉटरी की पूरी व्यवस्था को देखें तो आप जानते हैं कि कुछ लोगों को इनाम मिलता है, लेकिन जिसे इनाम मिलता है, वो इनाम लॉटरी की कंपनी अपनी जेब से नहीं दे रही होती। हुँ, वो कहाँ से दे रही होती है? दूसरों के पास। जो जिन्हें इनाम नहीं मिला, जो लॉटरी हार गए, उनसे लिए गए पैसे से दिया जाता है। ये दुनिया के तमाम चीज़ों पे लागू होता है, ये यूपीएससी पे लागू हुआ था। जो ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चल उन लोगों से रही है, जो असफल हैं और उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री उन लोगों की तरफ से चल रही है जो सफल नहीं हो पा रहे हैं। हुँ, वही फीस दे रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, फिर अगले साल फिर से फीस दे रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो पा इसलिए एक पूरा का पूरा स्वार्थी तंत्र है जो चाहता है कि अधिकांश लोग इसमें हमेशा लगे रहें, राइट? क्योंकि वो लगे रहेंगे, दे लूज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल बी फेड टू अ फ्यू सक्सेसफुल पीपल। हुँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप तो उनकी बात कर रहे हैं जो सफल हुए, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ जो सफल नहीं हुए। हुँ, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हुँ, बहुत ज़्यादा है और उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हुँ, आपको हमेशा कुछ सक्सेस स्टोरीज़ दिखा दी जाएँगी। वीडियोज़ यही दिखाएँगे, रील्स यही दिखाएँगी, मैगज़ीन्स यही दिखाएँगी, टॉपर्स के इंटरव्यू दिखा देंगे, टॉपर्स की कोई स्ट्रैटेजी दिखा देंगे विदाउट रियलाइज़िंग कि ये जो आप सक्सेस स्टोरी का टॉक्सिसिटी चारों तरफ फैला रहे हैं, इसकी कीमत बहुत सारे अनंत ऐसे लोग चुका रहे हैं जो ना तो एक तो सफल नहीं है, दूसरा वो सफल होने भी नहीं वाले हैं। क्योंकि सिस्टम ऐसा डिज़ाइन्ड है। सिस्टम इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि इन एनी केस यूपीएससी में 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे और 700 लोगों का सिलेक्शन होगा। बाकी तो बचे हुए लगभग पूरे 10 लाख लोग असफल ही होंगे ना। हुँ। और फिर भी आप लगातार फ़िल्में दिखा के कहेंगे रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट ताकि वो लोग उसमें उस चक्की में पिसते रहें। ऐसे हाल में जो स्टूडेंट्स हैं, अभी जो भी हो रहा है, उसके बाद जो अब प्रिपेयर करने वाले थे, ये सब एग्ज़ाम्स के लिए, वो अब उन्हें क्या करना चाहिए? बस इतना कह सकते हैं कि किसी परीक्षा को हुँ, ज़िंदगी मत मानिए हुँ, और इसलिए हमेशा एग्ज़िट प्लान रेडी रखिए। आप ये परीक्षा देने वाले हैं, 2 अटेम्प्ट दे रहे हैं, डन। यूपीएससी दे रहे हैं, 2 या 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं, डन। और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन। हुँ, कुछ और? हाँ, कुछ और कीजिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको सरकार ने कहा है कि 6 अटेम्प्ट मिलेंगे तो आपको 6 के 6 देने ही हैं। हुँ, आप आपने 18-19 साल में तैयारी शुरू की और अब 30-31 साल के हो गए और तब आप असफल होके बाहर निकल रहे हैं एंड यू रियलाइज़ दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। हुँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड हैव योर एग्ज़िट प्लान, प्लान बी रेडी। हमारी मीडिया इंडस्ट्री में तो अभी बहुत चर्चा चल रही है इस बात की कि अब तो कंटेंट क्रिएटर्स डॉक्टर्स से ज़्यादा बनाते हैं बिना इतनी मेहनत करे हुए। तो उस पे मुझे आपका ओपिनियन जानना है। खैर बिना मेहनत कहना तो खैर ठीक नहीं। यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू नो, बहुत मेहनत लगती आपको है। पता है कि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री भी इसी लॉटरी मेथड से चलती है। इफ यू रियलाइज़ केयरफुली। येस, देयर आर फ्यू एलिना, देयर विल बी फ्यू विजेंद्र चौहान जिनको देख-देख के आप रील्स बना सकते हैं। जी। बट एट द एंड ऑफ द डे 99.9% वो लोग होंगे जिनको जीवन में एक भी ब्रांड डील नहीं मिलेगी। हुँ, ठीक है ना? और ये लोग चाहिए होंगे क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा लाए गए एल्गोरिदमिक व्यूज़ से कुछ
टॉपर्स जो हैं, कुछ अच्छे टॉप क्रिएटर्स जो हैं, उनको करोड़ों की या लाखों की ब्रांड डील्स मिल रही होंगी। सो इट इज ऑलमोस्ट द सेम लॉटरी। आई मीन जस्ट बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ इट, इट विल नॉट बिकम मोर एथिकल। हम्म, सही बात है। आपको लगता है इस वजह से ही कोचिंग अब इतनी ज़्यादा अहमियत हो गई है कोचिंग की? मुझे लगता है कई स्टूडेंट से बात करूँ तो उन्हें कोचिंग ज़्यादा बड़ी लगती है स्कूल्स से, ये स्कूल की है और एजुकेशन से। बाकायदा ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जिसमें फॉर्मल एजुकेशन की तुलना में कोचिंग मेंटरिंग वाली जो इंडस्ट्री है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसकी वजह ये है कि देखिए, कोचिंग आप करेंगे इससे ये बात तय नहीं हो जाती कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप कोचिंग नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली उससे ये तय हो जा रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हुँ, दिस इकोसिस्टम हैज क्रिएटेड इन इज क्रिएटेड इन सच अ वे कि अगर आप उसे क्लियर करना चाह रहे हैं, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ऑनलाइन या ऑफलाइन वो अलग मामला है, बट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। एंड दैट्स व्हाई अनफॉर्चुनेटली जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, जिसे ये सारे काम करने चाहिए थे, वो इनएडिक्वेटली फंडेड रहा। हुँ, उसके उसके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा सरकार ने गलत तरीके से उनकी पॉलिसीज को तय किया, जिसकी वजह से अब हम कोई भी बच्चा केवल स्कूल से निकलकर नीट क्रैक करने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है, या यूपीएससी कॉलेज से निकलकर यूपीएससी क्रैक करने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है। उसको इस इकोसिस्टम से गुजरना पड़ रहा है। हुँ, इस तरह से इस इकोसिस्टम ने एक बाड़बंदी कर दी है, एक तरह की फेंसिंग कर दी है कि अगर आप इसके में नहीं आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आ जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा। हुँ, मैंने एक बार पूरा बाकायदा इसका पूरा मैथमेटिक्स करके निकाल के बताया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। इस इंडस्ट्री का साइज अब इतना ज्यादा हो गया है, थंब रूल में ये कह रहा हूं कि अगर एक साल में 700 लोग ऑफिसर बनते हैं, उन 700 लोगों की पूरे 35 साल की सैलरी जोड़ लीजिए, वो इस इंडस्ट्री के एक साल के रेवेन्यू से जो सरकार को मिलता है उससे कम है। इन अदर वर्ड, सरकार इससे फायदा उठा रही है, हुँ, उनको मुफ्त के ऑफिसर्स मिल रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने जो इतना टैक्स उनको दे दिया, उस टैक्स से उन सबकी सैलरी निकल जा रही है। यू डू द मैथ्स, you'll realize तो कोचिंग एजुकेशन से ज़्यादा coaching has स्कूल become more मोर important than दैन education. स्कूल। It has become more important, at least in the economic terms, than the bureaucracy, the bureaucrats that they select through their process. तो ये आगे जाके इसका क्या हल है? अगर आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ें तो आप जानते हैं कि ये सब पॉन्जी स्कीम्स हैं। लॉटरीज की स्कीम के साथ हमेशा ये होता है। ये पॉन्जी स्कीम्स हैं, जब एक समय आएगा जब ये पिरामिड अपने आप कोलैप्स कर जाएगा। आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज में अब नए पिछले 2-3 सालों से एडमिशंस नेगेटिव जा रहे हैं। हुँ, पहले जितने एडमिशन कोविड के बाद बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़े थे, अब नहीं बढ़। पीपल आर रियलाइजिंग इट ना, हुँ, मूर्ख थोड़े ना है। हुँ, लोगों को समझ में आ रहा है धीरे-धीरे कि यार ये तो फँस रहे हैं हम लोग। हुँ। इसलिए धीरे-धीरे वो जो चाह है, वो जो आकर्षण है, आप सारी ज़िंदगी लोग लॉटरी नहीं खरीद सकते ना। वो समझ जाएँगे कि धीरे-धीरे ये समझ जाएँगे, एंड देन फाइनेंशियली है, हाँ, लेकिन उनके पास अनफॉर्चुनेटली उनके पास ऑप्शन ऑप्शन नहीं नहीं होंगे। है। वो दे विल एंड अप बिकमिंग स्विगी और अ ज़ोमैटो डिलीवरी पर्सन और व्हाटएवर, और मे बी वो सोचेंगे ये वाला सपना, ये वाली लॉटरी छोड़ देते हैं, चलो क्रिएटर बनने की कोशिश करने लगते हैं। दे विल गेट इनटू सम अदर बैंडवैगन, बट येस, इट कैन नॉट गो फॉरएवर। नो Ponzi schemes run forever. कोचिंग पोंजी स्कीम है। It is. I've been saying it from day one. Any scheme which relies on the number of failures to succeed rather than the successful people is a Ponzi scheme. That's the point. That's the basic of a Ponzi scheme. Even the people who are doing it to help the They country. are real genuine person. I've been meeting all these things. I am one of those people. जी, ठीक है ना? Well, they are real genuine person. They believe that they're helping people without realizing that they cannot add a single seat in the total thing. 700 ही सेलेक्ट होंगे, आप हेल्प करें या ना करें, 700 ही सेलेक्ट होंगे। हुँ। ऐसा भी नहीं कि जो आपसे सेलेक्ट कर रहे हैं वो 701 भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट्स लाइक आई गिव यू एन एनेक्डोट, उससे समझ में आएगा। जी, कोविड हम सब लोगों ने देखा है। जी। कोविड के समय में एक बड़ा दिक्कत थी। हम लोग कनेक्टेड लोग थे, हम लोगों को बहुत सारे लोग जानते थे एंड ऑल, तो हम लोगों को फोन आते थे कि सर वो वहाँ पर बेड नहीं मिल रहा है, वहाँ पर जो है वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, क्या आप किसी तरह से वेंटिलेटर अरेंज कर सकते हैं? एंड देयर वर पीपल हु वर जेन्युइनली वर्किंग कि भाई उसको वेंटिलेटर मिल जाए। हुँ, आई हैड कनेक्शंस। हुँ, तो मुझसे जब पूछा जाता था, मैं पूछता था कि अच्छा मैं आपको वेंटिलेटर दिलवा दूं, हुँ। वो वेंटिलेटर कहाँ से आएगा? टेल मी।
किसी और का। किसी और से वेंटिलेटर छीना जाएगा या उसको जेन्युइनली मेडिकली उसको मिलना चाहिए था, उसकी जगह पर आपको दिया जाएगा। जितने लोगों ने वेंटिलेटर के बारे में हेल्प की और दुनिया भर में अपने आप को महान बताया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी और के वेंटिलेटर को छीना क्योंकि वो कनेक्टेड थे और किसी और को दे दिया। इज इट रियली हेल्पिंग? अब दिस इज अ डिफिकल्ट एथिकल थिंग, क्योंकि उस समय तो उसकी मदद हुई है। अगर मेरे पेरेंट को वेंटिलेटर चाहिए तो मैं हर किसी से गिड़गिड़ाऊंगा और शायद मुझे मिल भी जाएगा, मैं उसके लिए आभारी भी होऊंगा, सारी जिंदगी उसका शुक्रगुजार भी रहूंगा। हम्म। लेकिन इसमें से किसी भी प्रोसेस से एक भी नया वेंटिलेटर नहीं बनेगा। नंबर ऑफ वेंटिलेटर विल रिमेन द सेम, रिमेन्ड द सेम। ठीक है ना? इट्स द हेल्पिंग लाइक दैट ओनली। 700 लोगों का सिलेक्शन होना है। आप एक का सिलेक्शन कराने के लिए अपना मैंने बहुत मेहनत की, अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। किसकी जगह पे हुआ? किसी और का होना था, उसकी जगह पे हो गया। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन गोना बी 700। लेकिन और लोगों को एटलीस्ट शिक्षा मिल रही है। अब इफ यू हैप्पी अबाउट दिस कि उन लोगों ने 10 साल लगाकर एक सिलेबस को बार-बार रटा और उन्होंने एनसीईआरटी के एक-एक कॉमा फुल स्टॉप को रट डाला, इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो गई, देन प्रोबेबली वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। क्या होना चाहिए फिर? आह! क्या होना चाहिए? देयर शुड बी एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन द डाइवर्स फील्ड्स। हमें तब भी 700 ब्यूरोक्रेट की जरूरत पड़ेगी, हम्म। लेकिन हमारे पास 700 ब्यूरोक्रेट मिल जाने के बाद भी और 7 लाख सपनों के लिए लोग मौजूद होंगे और वो 7 लाख सपनों में अपने आप को ब्यूरोक्रेट से कमतर नहीं मान रहे होंगे। हम्म। अगर हम लोगों ने ये हायरार्की बना दी है कि ये ब्यूरोक्रेट, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, उसके बाद सब कचरा, तो ये सारा का सारा कचरा बेचारा यही होने की कोशिश करेगा। वंस वी रियलाइज कि ये सब कचरा नहीं है, ये सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके सपनों की उतनी ही कद्र है जितनी की ब्यूरोक्रेट बनने की, जितनी डॉक्टर बनने की, जितनी इंजीनियर बनने की, देन वील हैव अ हेल्दी सोसाइटी। डिस्पैरिटी ज्यादा है बहुत जिससे ज्यादा बहुत। डिस्पैरिटी है, डाइवर्सिटी कम है, डाइवर्सिटी की इज्जत कम है। मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर आप एक दिन के लिए, अगर आपको हम एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं, सबसे पहले 3 चीज आप क्या करेंगे? मैं कोई भी 3 चीजें करूंगा, जी। अगला एजुकेशन मिनिस्टर पहले दिन उन तीनों चीजों को अंडू कर देगा। बेसिक चीज, वी नीड टू हैव अ कॉमन एजुकेशन सिस्टम, वी नीड टू हैव अ फ्री एजुकेशन सिस्टम, वी नीड टू हैव अ नेबरहुड एजुकेशन सिस्टम। बेसिक सी बात है, यानी कि मोर और लेस जो 50 तरीके के स्कूल आपकी दुनिया में हैं, आपके देश में हैं, वो कम होने चाहिए। आप ऐसा सरकारी में भी हैं और प्राइवेट में भी है। सरकारी में भी आप नवोदय से शुरू करते हैं, नवोदय हैं, सैनिक हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, और उससे आते 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 एकदम छंगामल इंटर कॉलेज तक जाते हैं। यू हैव हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्कूल्स। नहीं होने चाहिए विदेशों में, और इवन कैपिटलिस्ट देशों में, मैं तो कोई सोशलिस्ट बात भी नहीं कह रहा, कैपिटलिस्ट देशों में अधिकांश लोग अपने घर के सबसे पास वाले स्कूल में जाते हैं, विच इज सच अ सिंपल थिंग। व्हाई कांट वी हैव इट? बिकॉज हम चाहते हैं कि सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड रहे, समाज में स्तरीकरण बना रहे। तुम सबसे ऊंची जाति के हो, तुम उससे कमतर जाति के हो, तुम उससे कमतर जाति। हम इस स्ट्रेटिफिकेशन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हम कॉमन स्कूल सिस्टम नहीं लाना चाहते। There should be a free education, there should be free education, there should be common education system, there should be neighborhood school. These are the basics of a civilized society. ये करने में तो बहुत सालों लग जाएंगे। बहुत सारे देशों ने बताया कि नहीं लगेंगे। कितना लगेगा आप कैलकुलेट करके देखिए, आपको हैरानी होगी। अगर आप केवल 15% खर्च करने को तैयार हैं, तो इस देश में 12 सालों के अंदर आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं। आप 15% नहीं खर्च करना चाहते, क्योंकि आप उस पैसे को कहीं और लगाना चाहते हैं। भारत जैसे देश का रक्षा बजट हमारे शिक्षा बजट से ज्यादा क्यों है? मैंने एक पॉडकास्ट किया था, वो बॉम्बे के टॉप स्कूल्स को के वो डायरेक्टर थे, उनके 5 है और सारे टॉप बच्चे वहां जाते, तो मैंने उन्हें यही पूछा था कि आप इन बच्चों के लिए तो कर रहे हैं और आप इन्हें IB बोर्ड और ये सब एक्सेस दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो पावर में हैं और जो कर सकते हैं, क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम को जानते हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो आप बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं कर रहे जो इतने सारे बच्चे हैं? तो उन्होंने भी ये कहा था कि वो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता नहीं है, इसीलिए नहीं कर सकते वो स्केल पे। सबसे बड़ी समस्या नीयत की होती है। अगर आपके पास नीयत है, आप बदनीयती से रूल नहीं कर रहे हैं, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। असंभव तो नहीं है, मुश्किल तो होगा ही। इतना 140 करोड़ लोगों का देश चलाना आसान थोड़ी ना होगा, मुश्किल तो वो होगा ही, लेकिन असंभव नहीं है अगर आप करना चाहें।
इससे ये याद आ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी, उसके बारे में मुझे आपसे चर्चा करनी है कि आपको लगता है कि ये खाली एक ऑनलाइन वायरल ट्रेंड है या इससे कुछ आगे बढ़ेगा या हम ऑन ग्राउंड कुछ चेंज देख पाएंगे? देखिए, जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी के मामले में अपने हाथ जलाए हैं, वे अच्छे से जानते हैं कि आप केवल वायरल ट्रेंड्स के बेसिस पर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स नहीं खड़ी कर सकते। हम्म। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को, एक वैकल्पिक राजनीति को, एक वैकल्पिक विचारधारा की जरूरत पड़ती है। मुझे अभी तक नहीं बताया सीजेपी के किसी डॉक्यूमेंट ने कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और वो करंट गवर्नमेंट से कैसे अलग होने वाली है। हम्म। किसी ने नहीं बताया कि सांप्रदायिकता पर उनकी राय क्या है। ऐसे ही उनकी सामाजिक चीज़ों को लेकर उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी क्या होने वाली है, कुछ नहीं। आप केवल 4 पॉपुलिस्ट चीज़ें बताकर ये नहीं कह सकते कि आप अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हैं। एम आई ट्राइंग टू से कि इसका कोई मतलब नहीं है? नहीं, इसका मतलब है। इसका मतलब ये है कि देश-देश का युवा बहुत हताश है। इसका मतलब है कि बहुत निराश है, फ्रस्ट्रेटेड है। इसलिए उसे जहाँ भी थोड़ी-सी, इवन सटायर में, व्यंग्य में भी अगर उसे थोड़ी-सी उम्मीद दिखाई देती है, तो वो उस तरफ चलने लगता है। ये तो इससे पता लगता है। लेकिन इससे ये एक वैकल्पिक राजनीति नहीं बन जाता। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं वो तो थोड़े बाद में आएगा, क्योंकि अगर आप इसका देखें कि ये कहाँ से आया और ये कैसे बना, तो आप वहां ऐसे तक डॉक्यूमेंट वो, बताइए ना जो कहते हो कि हाँ, हमारे पास अब नहीं है, हम 10 साल के बाद ये पर लाएँगे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये होगा, वो तो दैट ऐसे ही दैट दैट ऐसे आई ही वेलकम, चार्ट, दैट आई वेलकम। जैसा मैंने कहा कि हम इस उन्हें पता ही नहीं। फ्रस्ट्रेशन को, जो युवाओं की फ्रस्ट्रेशन से ये जो वायरैलिटी हम्म। दिखाई दी, हम्म। हमें इसकी इसकी तारीफ करनी चाहिए। हम्म। हमें इसे उम्मीद से भी देखना चाहिए, हम्म। लेकिन इसे हमें वैकल्पिक राजनीति नहीं मानना अभी चाहिए। तक ऑफ कोर्स। क्योंकि ये वैकल्पिक, मैं खासतौर से कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी वाले मामले में हाथ जलाने के बाद, क्योंकि उन लोगों ने भी शुरू से लगातार पूछे जाने के बावजूद अपनी विचारधारा स्पष्ट नहीं की थी, आज भी नहीं की। आपका यूटोपिया क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए किसी भी वैकल्पिक राजनीति वाले व्यक्ति को। हम्म। अभी तक ये नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म। मुझे नहीं पता कि वो नफ़रत पे क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता वो जेंडर पे क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता वो कास्ट पे क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता वो सामाजिक न्याय पे क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता कि राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्या सोचते हैं। वो सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि जो अ, चीफ़ जस्टिस है या कोई जो जस्टिस है, वो जब रिटायर हो जाएगा तो उसको तुरंत नौकरी नहीं देनी चाहिए। ओके, दिस इज़ अ वेलकम थिंग, बट इज़ इट समथिंग दैट डिफाइन्स पॉलिटी ऑफ द कंट्री? नो। आप वैकल्पिक राजनीति दीजिए। और उनके यंग दे बच्चे आर हैं, वेरी न्यू यंग किड्स। यंग बच्चे हैं, ऐसा कुछ, नहीं कहना चाहिए कि ये कोई उनकी ज़िम्मेदारी है। हाँ। आक्रोश की अभिव्यक्ति भी एक महत्वपूर्ण काम है। इसी वजह से सरकार हिली हुई है ना, इसी वजह से उनके एक के बाद एक हैंडल्स को बंद किया जा रहा है, तो इसका मतलब मैं इसका पूरा स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं इसे वैकल्पिक राजनीति मानने को अभी तैयार नहीं। हुँ। लेकिन हम जो कहते हैं ना इंडिविजुअली कि हम अकेले क्या कर पाएँगे, यू नीड सो मच टू डू सिस्टम चेंज। जो आप बातें कह रहे हैं वो इतनी हाई लेवल की होती है, हम सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ अकेले इस चीज़ को अगर मुझे बदलना है तो। लेकिन अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो कर पाएगा या नहीं इस सिचुएशन में? अगर आप उम्मीद से देखना चाहते हैं, तो कर तो केवल वो उसी उम्र के लोग सकते हैं, जिस उम्र के लोग इसमें आए। भाई, देश की राजनीति तो युवा ही बदलेगा ना। देश हुँ। की राजनीति तो जेन ज़ी ही बदलेगी अब। हुँ। देश में वैकल्पिक चीज़ें लेके जेन ज़ी आएगी। हुँ। इसमें मुझे किसी किसी किस्म का कोई संदेह नहीं है। हम लोगों की पीढ़ी के लोग या हमसे भी सीनियर पीढ़ी के लोग, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जब अवसर था, उन्होंने वो राजनीति दी जो राजनीति अब दिखाई दे रही है चारों तरफ। ठीक है ना? तो वी आर गिल्टी ऑफ दैट, नो डाउट अबाउट इट। सो अगर आप केवल उम्मीद कह रहे हैं कहाँ से है, तो उम्मीद तो जेन ज़ी से ही है। हुँ। क्या इस सटायरिकल किस्म के फिनोमिना को मैं बहुत उम्मीद से देख रहा हूँ, उसके बारे में मैं अपनी आशंकाएँ केवल बता रहा हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं उन्हें हताश कर रहा हूँ, निराश कर रहा हूँ हुँ। या कह रहा हूँ कि उन्हें पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं करने चाहिए। प्लीज़ कीजिए। हुँ। इस देश में हर व्यक्ति को जिसे प्रतिरोध की ज़रूरत है, प्रतिरोध के लिए उतरना चाहिए। जो ज़मीन पे नहीं उतर पा रहा, उसे सोशल मीडिया पे उतरना चाहिए। जहाँ उतर सके, जहाँ वो कर सकता है, शुड कंट्रीब्यूट हिज़ और हर बिट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे एक वैकल्पिक पॉलिटिक्स मान लें। जी, तो थोड़ा एंड दिस कन्वर्सेशन स्टूडेंट्स के लिए मुझे ये पूछना है सवाल, और ये मेरे बेसिस पे है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरी आईसीएसई बोर्ड थी, तो मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया जहाँ पे मेरी स्किल्स को ऑनर कर सके। मेरा आईक्यू इतना हाई नहीं, ईक्यू बहुत हाई है, तो मेरी जो स्किल्स थी उसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं था। जैसे कम्युनिकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हमारी पढ़ाई।
आजकल के बच्चों को जो सीख मिलनी चाहिए विदाउट द फॉर्मल एजुकेशन, उन्हें कौन सी ऐसी चीजें सीखनी चाहिए लाइफ के लिए, स्किल्स? हर युग की अपनी ज़रूरतें होती हैं। एक समय था जिस समय आप का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो ही एकमात्र चीज़ होता था। अ, अभी जो जिस तरह का समय चल रहा है उसमें आपको अपने सोशल, इमोशनल और दूसरे जो डोमेन हैं उनमें भी चीज़ों को, स्किल्स को लेकर एक्टिव होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसकी ज़िम्मेदारी केवल स्कूलों पर नहीं छोड़नी चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑफ़लाइन अवेलेबल हैं, और अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, तो आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मुझसे आप पूछना चाहें कुछ स्किल्स, तो उनमें से एक है हाथ से काम करने का की स्किल। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। एआई वाली दुनिया में लोग पता नहीं क्यों मानने लगे हैं कि हाथ से काम के बिना काम चल सकता है। हुनर, यू शुड हैव एट लीस्ट वन स्किल, एक कोई कौशल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप निपुण हो, हम्म, जिसमें आप हाथ से काम कर सकते हो, टूल्स से काम कर सकते हो। दूसरा एआई स्किल्स, हम्म, तीसरा लैंग्वेज स्किल्स, एक्सप्रेशन, नॉट जस्ट एक्सप्रेशन, ऑल स्किल्स इंक्लूडिंग लिसनिंग। बड़ी मेरी चिंता ये है कि जेनजी के साथ सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक दिक्कत ये है कि देयर लिसनिंग इज वेरी पुअर। जी। कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा सुनना और समझना होता है, हम्म, वहाँ पर वो कई बार कमतर रह रहे हैं। ख़ास तौर से एआई आ जाने के बाद, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, वो दूसरी हाँ। जगह से मिल जाएगी। जी। माय सजेशन इज़ कि आप एआई भी मास्टर कीजिए, हम्म, लेकिन अपनी लैंग्वेज स्किल्स को भी, चारों स्किल्स, हम्म, सुनना, हम्म, समझना, मतलब सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हम्म, इन चारों स्किल्स स्किल्स को हम्म, बेहतर कीजिए। हम्म। तो लैंग्वेज स्किल्स की बात हो गई, हाथ से काम करने की बात हो गई, इमोशनल स्किल्स की बात हो गई और एआई की बात हो जी, सही है। क्योंकि मुझे लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हमें पढ़ाई नहीं जाती हैं, कि जैसे अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, तो आप कैसे स्ट्रॉन्ग रहे उसको डील करने के लिए। हमारी मेंटल हेल्थ पे इतना एजुकेशन नहीं है, जो हमारे स्टूडेंट्स को बता सके कि अगर आपके साथ कुछ दुविधा हो गई या आपकी कुछ दिक्कत हो गई, तो उसको ओवरकम कैसे करें? ये एक परेशानी मानी जा सकती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को उतना जितना मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन देन अगेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम प्रिविलेजेस। अगर आप ध्यान से देखें लेना, हमने कहा कि हमारे देश के बहुत सारे बच्चे, लगभग आधे बच्चों की तो प्राइमरी समस्या अभी ये है कि उनके स्कूल में एक ही टीचर है या एक भी टीचर नहीं है। जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास स्कूल में टॉयलेट नहीं है। तो ऐसे में हम ये उम्मीद करना शुरू तो नहीं करना चाहिए कि उनको पास एआई और हुँ, इमोशनल स्किल्स के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है। हुँ। मुझे लगा एक सो एडिशन होना वी चाहिए। नीड टू हैव आवर जी, प्रायोरिटीज बेटर जी। प्लेस्ड। जी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में जा चुकी हूँ और मैं उनका एजुकेशन देखने के लिए कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, और मैं काफ़ी शॉक थी, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन था, मैं आई वाज़ वेरी सैड कि सबको जो एजुकेशन एक बेसिक नीड है, वो सबको नहीं मिलती है। सो मैंने अपने सारे सवाल आपसे पूछ लिए। थैंक यू सो मच उन सबको इतनी डिटेल में और इतनी अच्छे से आपने जो समझाया हमारी ऑडियंस के लिए। थैंक यू एलिना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।